दोस्तों नमस्कार। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ब। क्रिया। देखिए वर्ब जिस प्रकार से हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसके साथ ही हमारे नाउन है, प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव है, इनका एडजस्टमेंट होगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया क्या चीज़ है, वर्ब क्या है। तो देखिए क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया वह शब्द है जिसके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। द वर्ड which tells us something is being done। ये देखिए द वर्ड विच टेल्स अस समथिंग इज बीइंग डन, यानी वे शब्द जिसके द्वारा किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे डॉग्स बार्क, फुटबॉल is played everywhere। everywhere फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर। तीसरा सेंटेंस हम लिखेंगे A tiger is a wild animal। wild animal। अब देखिए ये चार वाक्य को ध्यान से देखिए। डॉग बार्क, फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर, ए टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, द चिल्ड्रेन आर इन द ग्राउंड। तो अब देखिए ये इसके अंदर ऐसी कौन से शब्द हैं जिसके द्वारा किसी काम का होना या करना पाया जाता है। तो अब इसमें देखिए बार्क, बार्क इसमें शब्द है, क्या है, बार्क। डॉग्स बार्क, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो क्या है, बार्क्स है, ये इसी के द्वारा क्रिया की जाती है। कुत्ते क्या करते हैं, बार्क्स, भौंकते हैं। इसके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, यानी कुत्ते के जो काम है भौंकने का वो करते हैं। तो क्या है, डॉग्स बार्क। तो ये इसके अंदर क्या हो गई, वर्ब हो गई हमारी। ये इसके अंदर क्या है, वर्ब है। दूसरा वाक्य है फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर। अब इसमें इज प्लेड, ध्यान से देखिए, इसमें इज प्लेड है, ये क्रिया है, ये वर्ब है, यानी इसी के द्वारा फुटबॉल के साथ क्या किया जाता है, फुटबॉल को खेला जाता है, इज प्लेड खेला जाता है।
तो ये इसके अंदर क्रिया है, इज प्लेड इसमें क्रिया है। और तीसरा, टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, टाइगर है यानी चीता क्या है क्या है, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर है, इसमें इज है, ये क्या है, वर्ब है। और चौथे में, द चिल्ड्रेन आर इन द गार्डन, बच्चे हैं कहाँ हैं, आर इन द ग्राउंड, आर इन द ग्राउंड। तो ये अंडरलाइन वाले जितने भी शब्द हैं ये हमको क्या बताते हैं, यानी ये क्रिया बताते हैं, करता क्या करता है, डॉग्स कुत्ते क्या करते हैं, बार्क भौंकते हैं, फुटबॉल क्या किया जाता है फुटबॉल के साथ, इज प्लेड खेला जाता है, ए टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, ए इज इसमें क्रिया है, और इसमें द चिल्ड्रेन आर इन द गार्डन, आर इसमें क्रिया है। तो अब देखिए ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि क्रिया कौन से शब्द हैं, वे शब्द हैं जिसके द्वारा किसी काम का होना या करना पाया जाता है, वो सब क्या हैं, क्रिया हैं, वर्ब हैं। तो ये वर्ब इसमें दो तरह से, ये देखिए ये बारक है, बारक इसमें एक क्रिया, मुख्य क्रिया, और इसमें इज है, हेल्पिंग वर्ब है। इज कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इज यहां हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड इसमें मुख्य क्रिया है। और तीसरा वाक्य है, ए टाइगर इज, यानी एक चीता क्या है ए वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर है, इज इसमें मुख्य क्रिया है, इज इसमें मुख्य क्रिया है। और चौथे में आर इसमें मुख्य क्रिया है। तो इस प्रकार से इन चार प्रकार के सेंटेंस में हमने देखा कि वर्ब क्या चीज़ है। वर्ब वो चीज़ है जो भी उनके द्वारा किसी प्रकार की गतिविधि या क्रिया की जाती है, कर्ता कोई प्रकार की गतिविधि क्रिया करता है तो वो क्या वर्ब के माध्यम से ही करता है। अतः ये वर्ब्स हैं हमारे सामने, ये सारे के सारे क्या हैं, ये वर्ब्स हैं। अब देखिए इनमें वर्ब में ये देखने के बाद में हमें ये ध्यान में रखना है, ये वर्ब की समझते दो चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और एक है ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। कर्म, सब्जेक्ट, कर्ता, इनका क्या संबंध है क्रिया से, ये हम ध्यान से देखेंगे। तो इसमें यहाँ देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ये सारे के सारे क्रियाएं हैं, मुख्य क्रिया हैं। यहाँ इज है सहाय क्रिया, इसके अंदर इज सहाय क्रिया है क्योंकि यहाँ प्लेड की मुख्य क्रिया है और इसकी सहायता के लिए इज का प्रयोग हुआ है पेशी वॉइस में। और इसमें इज है ये सहायक क्रिया, लेकिन यहाँ ये मुख्य क्रिया का कार्य कर रही है। आज भी यहाँ मुख्य क्रिया कार्य के लिए मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो अतः है क्रिया क्या चीज़ हो गई, क्रिया वे शब्द हैं जिसके द्वारा किसी काम का होना या करना पाया जाता है। यानी कर्ता कोई भी गतिविधि करता है। और कर्ता कौन है, कर्ता सब्जेक्ट वो है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। इस वाक्य में बार्क्स भौंकते हैं, कौन भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। दूसरा क्या खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, तो ये भी क्या सब्जेक्ट हो गया। इसमें वाइल्ड जानवर क्या है, टाइगर है, ये इसमें सब्जेक्ट हो गया। और इसमें द चिल्ड्रेन, इसमें उस क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अब हमारे ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि क्रिया का सब्जेक्ट कौन सा है, यानी जिसके द्वारा गतिविधि की जाती है, यानी कोई भी क्रिया की जाती है जिसके द्वारा, वो क्या होगा, कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा। अभी ऑब्जेक्ट के बाद में हम चर्चा थोड़ी देर बाद में करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये आप बात बिल्कुल आप हमारे सामने समझ में आ गई कि क्रिया क्या चीज़ है। क्रिया, अब देखिए
हाँ, तो जब ये जानने के बाद में कि भाई क्रिया क्या चीज़ है, क्रिया को हम आसानी से पहचान लेंगे। क्यों, कोई भी गतिविधि जिस कर्ता के द्वारा जो गतिविधि की जाती है वो क्रिया के माध्यम से की जाती है, तो उसको हम क्रिया कहते हैं। अब यहाँ क्रिया के अंदर सब्जेक्ट के रूप में हमने पहचान लिया। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? सब्जेक्ट तो उसको कह देंगे जो गतिविधि, एक्टिविटीज, यानी जो क्रिया करता है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब देखिए इसमें दो तरह की वर्ब है, सकर्मक वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसा कि इसके शब्द से ही पता चलता है, सकर्म, यानी कर्म साथ में हो, कर्म साथ में हो। अब इस कर्म साथ में है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब जिन क्रियाओं के साथ में कर्म, कर्म कैसे? हाँ, देखिए ये 5 वाक्य मैंने यहाँ लिखे हैं बोर्ड पे, तो ध्यान से देखिए, 5 वाक्यों की तरफ देखिए आप। पहला वाक्य, आई गो टू स्कूल, ये एक आपका सेंटेंस है। अब हमको ये पहचानना है कि इसमें क्रिया कौन सी है। पहले तो हमें क्रिया को पहचानेंगे, क्रिया कौन सी है, कार्य को करने वाली कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा गतिविधि होती है। गो, जाता है, गो इसके अंदर क्रिया है, गो इसके अंदर क्या है? क्रिया है, गो इसमें क्रिया है। दूसरे वाले वाक्य को पढ़िए, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट्स अप, ये इसमें क्रिया है। और तीसरा वाक्य है, नेमी गेव, ये इज, और ये इसमें टोल्ड। ये 5 सेंटेंस हैं। इन 5 सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। आई गो टू स्कूल, जाता हूं, आई गो, गो इसमें क्रिया है, गेट्स क्रिया है, गेव क्रिया है, इज है, टोल्ड है। अब इनका कर्ता कौन है ये पहचान अपने को करनी है। कर्ता कौन है? कर्ता इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ये है SUI। इसमें कर्ता कौन हो गया? आई। और इसमें कर्ता कौन हो गया? ही। इसमें कर्ता हो गया नेमी। इसमें कर्ता हो गया शेरू। इसमें कर्ता हो गया शी। यानी ये सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट वाली बात में तो कोई भ्रम है नहीं कि सब्जेक्ट कहाँ आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का ही प्रयोग होता है किसी सेंटेंस को जब हम सामान्यतः निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ज़्यादातर सामान्यतः पहले सब्जेक्ट आएगा।
अगर सब्जेक्ट जो क्रिया करता है वही सब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट पहचानने के बाद में अब ये हम चलेंगे क्रिया पर। हम क्रिया पर आ गए, क्रिया को हमने पहचान लिया, क्योंकि जिसके द्वारा कोई गतिविधि होती है वो क्रिया होती है। अब क्रिया में ये पहचान अपने को करनी है ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जब क्रिया का असर किस पर पड़ता है, क्रिया कौन करता है, कर्ता करता है। जब क्रिया का असर कर्ता को छोड़ करके किसी अन्य संज्ञाओं के ऊपर जब उसका प्रभाव या असर पड़ता है या पहुंचता है, तो वो उस क्रिया का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उस क्रिया का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उस क्रिया का क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अब यहां ध्यान से ये देना है कि संज्ञा का असर जैसे इसमें है, इसमें पहचान कीजिए आप, आई गो, मैं जाता हूं, कहाँ, टू स्कूल। यानी इस गतिविधि का असर किसी पर नहीं पड़ रहा है, यानी किसी का इस पर असर नहीं पड़ रहा है, अतः इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा वाक्य आप देखिए, ही गेट्स अप, वह उठता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली सुबह जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी उठता है। इसमें भी गतिविधि क्रिया का कोई असर नहीं पड़ता, अन्य संज्ञा पर, किसी प्रकार की संज्ञा पर कोई असर नहीं पड़ता है, अतः इसमें भी कर्म नहीं है। इसमें भी कर्म क्या है, नहीं है, कर्म नहीं है इसमें भी। तो ये दोनों क्या हो गई, कौन सी क्रियाएं हो गई, ये गो और गेट्स अप दो क्रियाएं कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। ये दोनों ही क्या हो गई, अकर्मक क्रिया, यानी इसमें कर्म नहीं है। जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बिल्कुल हमारे दिमाग में साफ हो गई कि ऐसी क्रियाएं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उस सेंटेंस में, यानी ऑब्जेक्ट कब होगा, ऑब्जेक्ट जब होगा जब क्रिया का असर किसी दूसरे अन्य संज्ञाओं में पड़ता है, तो उसको हम क्या, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का असर नहीं हो रहा है। अब नीचे वाले वाक्य देखिए आप, नेमी गेव मी दिस बुक, गेव मी यानी ये क्रिया है, गेव जो इसके अंदर क्रिया है, इसका असर किस पर पड़ता है, गेव देता है, क्या देता है, दिस बुक, बुक क्या देता है, बुक देता है। तो यानी ये इसमें ऑब्जेक्ट है, दिस बुक, यानी ये पुस्तक देता है। बुक इसमें क्या है, नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है इसमें से। बुक इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देने की बात है। नेमी गेव मी दिस बुक, यानी नेमी ने क्या दिया, क्या दिया, पुस्तक दी। तो ये इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट भी दो तरह के आएंगे, भी ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, तो देखिए इसके अंदर क्या है, नेमी गेव मी दिस बुक, ऑब्जेक्ट दिस बुक। तो इसमें बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये सीधा असर पड़ता है, क्रिया का सीधा असर किस पर पड़ता है, यानी देता है, क्या देता है, क्या देता है, बुक देता है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये एक वैसे तो बहुत छोटे स्तर की चीज़ें हैं, लेकिन आगे हमारे दिमाग में स्थिति बिल्कुल साफ, जब तक इनकी स्थिति साफ नहीं होगी तो फिगर बिल्कुल कभी भी हमारी साफ नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान से सुनने के लिए यहाँ एक चीज़ देखिए आप, मैं बताऊँगा, ये जो वर्ब है इसमें कौन सी वर्ब के साथ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसकी पकड़ या पहचान कैसे करेंगे। इसकी पकड़ या पहचान ऐसे करेंगे, क्रिया से दो प्रश्न पूछिए, क्रिया से दो प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न है क्या, क्या,
किसे या किससे से, ये देखिए, ये अब जो क्रिया उससे अपने को दो प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न पूछना है क्या, जैसे इसमें है आई गो टू स्कूल, में स्कूल जाता हूं, क्या, कोई उत्तर नहीं है इसमें। क्या, क्या उसमें क्या का कोई उत्तर नहीं है ना, इसमें क्या का कोई उत्तर नहीं है। अतः इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, पहचान हो गई। दूसरा है, दूसरा वर्ब देखिए, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो उठता है अर्ली, जल्दी, इन द मॉर्निंग, सुबह। इससे अपने को दो प्रश्न पूछेंगे, क्या उठता है, क्या, कोई आंसर नहीं देता, ये कोई आंसर नहीं निकलता इससे। किसे, इससे भी कोई आंसर नहीं निकलता है। ही गेट्स अप, इससे भी कोई आंसर नहीं लिखता है, दोनों से कोई प्रकार का आंसर नहीं निकलता है। अतः ये दोनों ही क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए नीचे वाले जो सेंटेंस हैं, नेमी गेव मी दिस बुक, नेमी ने मुझे पुस्तक दी, क्या दी, नेमी ने क्या दिया, पुस्तक दी, दिस बुक यानी क्या, बुक दी, क्या का उत्तर दे रहा है, ये बुक, क्या का उत्तर बुक दे रहा है? तो ये बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर इसमें दूसरा देखिए, ये मी देता है, किसको देता है, मुझे, मुझे देता है, ये क्या है, किसे दिया है, किसे, ये देखिए किसे, ये किसे का उत्तर देता है मी, यानी किसे देता है, मी मुझे देता है। किसे का उत्तर देने वाले शब्द है, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। हमने पिछली कक्षा में एक प्रोनाउन का चार्ट पढ़ा था, उस प्रोनाउन के चार्ट में मैंने स्पष्ट रूप से एक सारणी लिखाई थी, उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। ध्यान ये रखना है अपने को कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के अंदर ये बिल्कुल साफ सुथरी चीज़ें हैं कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। तो यहाँ जब करता है, दो प्रकार के उत्तरकर्ता से हम क्रिया से पूछेंगे क्या और किसे। तो क्या का उत्तर देगा तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे का उत्तर देगा तो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका आई का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी, यू का विकास, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, ये ऑब्जेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और या किसी व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, जैसे किसे, तो उसके अंदर क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जिसका आंसर किसे निकलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका आंसर क्रिया से क्या का निकलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस में देखिए, नेमी गेव मी दिस बुक, इसमें क्या है, बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात साहब हमारे सामने होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब देखिए नीचे वाला वाक्य है, इसमें शेरू इज लाइक हर ब्रोदर, शेरू इज लाइक हर ब्रोदर, यानी शेरू लाइक यहाँ इज है, इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस यानी क्रिया से न तो क्या का प्रश्न है का उत्तर देती है, नहीं या किसे का उत्तर देती है। अतः ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये वर्ब कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, यानी क्रिया के साथ में कर्म नहीं है, इसलिए ये हो गई अकर्मक क्रिया। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी टोल्ड मी ए स्टोरी, शी टोल्ड मी ए स्टोरी, शी टोल्ड मी ए स्टोरी। तो इसमें टोल्ड क्रिया है और क्रिया से क्या कहता है, क्या कहता है, ए स्टोरी कहता है। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सीधा उत्तर देता है। यानी क्या से इससे प्रश्न पूछेंगे, क्या बताता है, क्या बताता है, स्टोरी बताता है। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और किसे बताता है, मुझे बताता है, तो मी इसमें हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां हमें ये देखना है, इन वाक्यों के माध्यम से मैंने आपको बिल्कुल साफ सुथरे रूप से बताया है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब इससे साफ स्थिति ये देखिए, अब सबसे पहले हम तीन चीज़ों की स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट किसे कहेंगे, काम को करने वाले को, जिसके द्वारा क्रिया गतिविधि की जाती है, क्रिया की जाती है, वो कर्ता हो गया, क्रिया करती है, वो वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। और ऑब्जेक्ट यानी क्रिया का फल अन्य किसी कर्ता के अलावा अन्य किसी संज्ञा के ऊपर क्रिया का असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, असर पहुंचता है, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किस रूप में हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन का जो कर्ता कारक है, हमने आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जो कर्ता कारक है नॉमिनेटिव केस, तो कर्ता कारक के स्थान पर क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। और अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा। या तो कोई संज्ञा होगी, या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे मी है, एस है, यू है, देम है, हर है, हिज है, इट है, ये हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल फिगर हमारे दिमाग में साफ हो गई कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और क्रिया का आपस में क्या संबंध है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम उसे कहेंगे जब क्रिया से हम दो प्रश्न पूछेंगे, जो क्रिया क्या का उत्तर देगी वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे और किससे का उत्तर देगी वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका प्रयोग हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करेंगे, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं। देखिए, हाँ, ये तीन वाक्य हैं, ध्यान से पढ़िए। देखिए, दे ऑफर्ड हिम ए न्यू जॉब, ही बोट हर सन ए बाइसिकल, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट ए स्टोरी। ये जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। कोई भी सेंटेंस है उसमें
सिंगल भी हो सकता है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो ही। ऊपर हमने 3-4 अभी सेंटेंस का एक्सरसाइज की है, उसमें बताया मैंने कि भाई ऐसे सेंटेंस हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है नहीं, वहाँ यदि क्रिया का क्रिया ने शब्द पर कोई असर नहीं पड़ता है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में वो नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है इंट्रांजिटिव वर्ब में। और ये सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं, सकर्मक क्रिया हैं। और इन तीनों प्रकार के सेंटेंस में दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो देखिए, ये इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे समझ में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दो नाम लिख लेते हैं अपने, IO इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और DO डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DO डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DO डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अब इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, इनका प्रयोग किस प्रकार से है कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो इसके संबंध में ध्यान में रखने की बात यह है कि सामान्यतया जहाँ वाक्य सुंदर लगता है वो सामान्यतया ज़्यादातर क्या होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम पहले करते हैं तो सुंदर लगता है। ये वाक्य, दे ऑफर्ड हिम ए न्यू जॉब, दे ऑफर्ड हिम ए न्यू जॉब, ही बोट हर सन ए बाइसिकल, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स ए स्टोरी। तो इस प्रकार से ये अति सुंदर वाक्य हैं। लेकिन ये क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी आ सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में भी हम रख सकते हैं, गलत नहीं है। तो किस स्थिति में ये पहले आएगा, उसमें किस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए, दे offered a new job, they offered a new job to him, they offered a new job to him। अब इस वाक्य के अंदर यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ गया, लेकिन इसमें टू प्रीपोजिशन इसके पहले लगेगा। दूसरा है ही बोट, ऐसे ही बोट, he bought a bicycle, for her son, इसमें देखिए ही बाइट ए बाइसिकल फॉर हर सन। इसके अंदर क्या है कि अपना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने पहले रख दिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा। तो इसमें क्या है, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग हुआ, इसमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ। तीसरा है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट ए स्टोरी, द टीचर told the students ये नहीं भाई, ये तो गलत है थोड़ा, सॉरी। हाँ, द टीचर टोल्ड ए स्टोरी टू द स्टूडेंट्स हाँ, तो अब ये देखिए ऊपर के जो वाक्य हैं, ये तीनों वाक्य ऊपर के हैं,
इन तीनों प्रकार के वाक्यों के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट है। और किस रूप में है? सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। सामान्यतः ज़्यादातर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि उसमें प्रोनाउन है, हिम, हिज, हर, हिज प्रोनाउन है, तो उनको ज़्यादातर सबसे पहले ही उनका प्रयोग करना चाहिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले ही करना चाहिए। तो पहले इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है। अब बात यह है कि हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं है। तो उसमें हमें क्या है, ये प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा टू, और इसमें बाइसिकल फॉर हर सन, फॉर हर सन। तो इसमें फॉर, और नीचे वाले में द टीचर टोल्ड ए स्टोरी टू द स्टूडेंट, इसमें टू। तो इस प्रकार से हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हमने पहचान की कि वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसमें महत्वपूर्ण बात मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। वही बात है कि यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, सब्जेक्ट सब में होगा, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का पता किससे चलेगा? क्रिया से दो प्रश्न पूछे, क्या और किसे। यदि क्रिया क्या और किसे का उत्तर देती है तो उसमें ऑब्जेक्ट है, और दोनों का ही उत्तर नहीं देती है, क्या और किसे का, तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और यदि क्या का उत्तर देती है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसे का उत्तर देती है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनका प्रयोग कैसे करना है? सामान्यतः सबसे पहले हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन के रूप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर अच्छा वही लगेगा कि सबसे पहले हमें इनके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जब प्रयोग इनका पहले करेंगे तो हमें प्रीपोजिशन टू, फॉर या जैसे भी जो प्रीपोजिशन होगी उस प्रीपोजिशन का प्रयोग अपने को करना पड़ेगा। अब देखिए ऐसी वर्ब्स कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं इत्यादि वर्ब्स। ये वर्ब्स हैं गिव है, टेल है, ऑफर है, सेल है, लैंड है, बाई है, राइट है, पे है। ये जो वर्ब्स हैं सामान्यतः क्या इसके अंदर क्या आते हैं? डबल, इसमें इन वर्ब्स में के साथ में डबल ऑब्जेक्ट ही आते हैं, डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे शी गेव मी दिस बुक, she gave me this book. They told, they did not tell them the secret. Secret.
ही सोल्ड द हॉर्स फॉर 10. I wrote him a long letter. They paid him ₹500 as advance. हाँ, तो ये वाक्य देखिए, सी गेव मी दिस बुक. इस वाक्य में ये हमारी क्या सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या वर्ब है, और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. आई ओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो इस प्रकार से दूसरा वाला वाक्य है, इसमें दे सब्जेक्ट है, डिड नॉट टेल इसमें वर्ब है, और इसमें देम इसके अंदर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसमें द सेक्रेट ये इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और देम इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तीसरा वाक्य द ऑफर्ड हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, न्यू जॉब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई लेंट हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ₹500 ये इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई सोल्ड द हॉर्स इसमें क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द हॉर्स इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आई रोट हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लॉन्ग लेटर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पेड हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और रुपीज इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इस प्रकार से ये जो वर्ब्स हैं इनका प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब दोनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो हमने बिल्कुल साफ सुथरे रूप से अब पढ़ लिया है. अब हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ बात हो जानी चाहिए, क्योंकि हम नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं. चौथा जो हमारी महत्वपूर्ण शब्द है वो वर्ब चल रहा है. तो इन चारों का आपस में क्या संबंध है, ये यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कर्ता कौन होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट कितने तरह के हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करना है, किसका कहाँ करना है. ये सारी बातों की चर्चा करने के बाद में अब आगे हम यहाँ पढ़ेंगे वर्ब बी. हाँ, अब देखिए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन, यानी अपूर्ण विधेय वाली क्रियाएं. जैसे ये वो क्रियाएं कौन सी हैं, बी टाइप, बी टाइप वर्ब्स, बी टाइप्स वर्ब्स. अब देखिए ये है
हाँ, अब देखिए ये जो वर्ब्स हैं यहां ये वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स में यदि इस भाग को हम हटा दें, इस भाग को यदि हम हटा देंगे, यहां से इस भाग को हम हटा देंगे, तो इनका कोई तुक नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। लालाजी इज कोई पता नहीं क्या है, तो लालाजी इज लिखने के बाद में हमें लिखना पड़ेगा ए रिच मैन, एक धनवान व्यक्ति है। कौन है? एक धनवान व्यक्ति है, रिच मैन। तो ये अपने को लिखना ही पड़ेगा। ये प्रीडिकेशन है, यानी ये अनकम्प्लीट है। यदि ये नहीं लिखा गया तो ये अनकम्प्लीट है। तो ऐसी क्रियाएं अनकम्प्लीट क्रियाएं हैं मानी जाएंगी। ताजमहल है इज ए फेमस बिल्डिंग, एक प्रसिद्ध इमारत है। तो यदि यहाँ इतना ही है, ताजमहल इज ताजमहल है, क्या है? इसका पता तभी होगा, ये वाक्य पूर्ण तभी होगा जब इसको हम लिखेंगे आगे। दिस पिक्चर, ये तस्वीर लुक्स दिखाई दे रही है कैसी? वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड। तो यानी ये शब्द आने के बाद में ही इसका अर्थ पूरा होगा, नहीं अर्थ पूरा नहीं होगा। तो अनकम्प्लीट प्रीडिकेशन की हैं। तो ऐसी क्रियाएं, जिन क्रियाओं के बाद में जो चीज़ें जोड़नी हैं जिससे उसका अर्थ पूर्ण निकलता हो, वो हमें जोड़नी पड़ेंगी, और उनके बिना वर्ब क्या है? अनकम्प्लीट होगी। तो ये वर्ब अनकम्प्लीट है, यानी वर्ब को इतना ही हम लिखेंगे, लालाजी इज, ताजमहल इज, पिक्चर लुक्स, इतना ही हम लिखेंगे, तो ये वर्ब्स कंप्लीट न होकर के अनकम्प्लीट वर्ब्स हैं। अतः अनकम्प्लीट वर्ब्स के रूप में इनकी गणना की जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इनको जब तक हम पूरा नहीं लिखेंगे तब तक ये पूर्ण वर्ब नहीं होंगी, अनकम्प्लीट वर्ब ही रहेंगी। अब देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बी, हमारी बी एक वर्ब है, बी वर्ब है, क्रिया है। इसके विभिन्न रूप हैं। बी मानी क्या होता है? होना, होना, बी का अर्थ होता है होना। तो बी के होने के अर्थ में देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बी, बी के विभिन्न रूप हैं। ये है अपने टेंस के आधार पर, टेंस और के अनुसार, टेंस के अनुसार, टाइम और टेंस के अनुसार हम इनका पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कब करेंगे? जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारी वर्ब्स का प्रयोग इसके अंदर होगा। फिर भी यहाँ सामान्य रूप से हमें अपने को इस में ये देखना है कि बी के रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए, बी है, बी का रूप है इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, शैल बी, विल बी। ये एक है बीइंग, बीन। अब देखिए, ये सारे के सारे रूप किसके? बी के रूप हैं। अब इनके अंदर हमने पढ़ा इज, आर, एम, वाज, वर, तो ये बी के रूप हैं। ये प्रेजेंट टेंस के अंदर इज, आर, एम, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर,
दे आर बॉयज, दे आर बॉयज, दे आर बॉयज। तो इस प्रकार से इनका हम प्रयोग करेंगे। किस रूप में करेंगे? बी का अर्थ है होना, यहाँ इज आर एम का अर्थ भी है कि पोजीशन में ही है, तो अतः है प्रेजेंट टेंस के अंदर इज आर एम का हम प्रयोग इस रूप में करेंगे। और पास्ट टेंस में हम, जैसे पास्ट टेंस में राम वाज वाइज एंड ब्रेव, ब्रेव, वाइज एंड ब्रेव, वाइज एंड ब्रेव। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हुआ है। इज आर एम वाजवर का प्रयोग इस रूप में होगा। और विल बी शैल बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूस में होगा। और बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग है कंटिन्यूस टेंस में इसका, या पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग करेंगे। जब हम टेंस पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरह से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बीन बी की थर्ड फॉर्म है और ये पार्टिसिपल है, इसका प्रयोग भी परफेक्ट टेंस में हम करेंगे। तो विस्तृत रूप से इन सारे के सारे, यहाँ हमें इतना ही समझ लेना है कि यह जो बी फॉर्म है इसके रूप कौन कौन से हैं। बी का ये रूप बी के रूप हैं, इज आर एम वाजवर और विल बी शैल बी, बीइंग बीन, ये बी के रूप हैं। और बी के क्या है, इसके अलावा बी का प्रयोग किन के साथ होगा? मस्ट बी, शुड बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, इनके साथ भी बी का प्रयोग होगा। और इनके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा आगे करेंगे। जैसे टेंस पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे, उन सब के अंदर इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो अब यहाँ अपने को इतना ही देखना है कि भाई बी फॉर्म है, इसका मूल रूप क्या है। मूल रूप इज आर एम वाजवर विल बी शैल बी बीइंग, ये बी के रूप हैं। अब बी का प्रयोग कहाँ होगा ये देखेंगे। महत्वपूर्ण चीज ये है। तो बी के रूप इज आर एम वाजवर, ये बी के रूप हैं। हाँ, तो बी फॉर्म है। अब देखिए यूज, यूज पहला है कर्ता कैसा है, कैसा है, कर्ता कैसा है, इस रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। कर्ता कैसा है। This answer is not correct. 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 The players were happy. Players were happy. She is beautiful. Beautiful. ये चार वाक्य आप इनको ध्यान से देखिए। कर्ता कैसा है, इसको प्रकट करने के लिए हम क्या है, किसका प्रयोग करेंगे? इज आर एम, यानी बी का प्रयोग करेंगे। इज आर एम वाजवर, ये बी के रूप हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? बी का रूप कहाँ करेंगे? जब कर्ता कैसा है ये पूछा जाता है। तो ये देखिए, अग्रवाल इज रिच, अग्रवाल कैसा है? रिच है। दिस आंसर इज नॉट करेक्ट, ये आंसर क्या नहीं है? करेक्ट नहीं है, सही नहीं है।
करेक्ट नहीं है। द प्लेयर्स वर हैप्पी, यानी खिलाड़ी क्या थे, हैप्पी थे, प्रसन्न थे, खुश थे, कैसे थे, हैप्पी, ये कैसा। शी इज ब्यूटीफुल, वह कैसी है, सुंदर है। तो ये बी का प्रयोग कब होगा, इज आर एम वाज वर, ये बी के जो रूप हैं जितने भी हैं, मेरे बी कहने का अर्थ यहाँ है बी सिंगल बी से नहीं है, बी से संबंधित जितने भी वर्ब्स हैं, इज आर एम वाज वर विल बी, ये उन सब से है। तो कर्ता कैसा है ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्ब का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। दूसरा है इसका क्या, क्या ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अग्रवाल इज ए रिच, रिच क्या है, रिच मैन, धनवान व्यक्ति है। कैसा आदमी है, धनवान व्यक्ति है। क्या है, रिच मैन है। अग्रवाल क्या है, रिच मैन है, धनवान व्यक्ति है। ये क्या प्रकट करता है। ऐसे ही गोपाल इज ए फार्मर, फार्मर, गोपाल इज ए फार्मर क्या है, किसान है। गोपाल क्या है, किसान है। ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, वह क्या है, टीचर है। क्या है, टीचर है। ये फार्मर है, ये टीचर है। तो क्या का अर्थ बताने के लिए इस फॉर्म बी का भी प्रयोग हम करते हैं। और तीसरा है क्या, क्या और कैसा, दोनों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रेव सोल्जर, ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी। जयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी, जयपुर कैसा शहर है। क्या जयपुर क्या है, पहले तो सिटी है, और कैसा है, ब्यूटीफुल। ये अमर सिंह क्या है, सोल्जर है, सिपाही है। कैसा है, ब्रेव है, बहादुर है। क्या और कैसा दोनों व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो यहाँ हमें ये चीज देखनी है कि जो बी फॉर्म है उसका बी का प्रयोग, बी का रूप, फॉर्म का मतलब बी से संबंध, यहाँ इजारम वाजवर बी के जितने भी रूप हैं उन सब से है। तो बी का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, कर्ता कैसा है ये ज्ञात करने के लिए इस वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। और कर्ता क्या है इसके लिए, कर्ता क्या और कैसा है इसके लिए। और चौथा कर्ता कहाँ है, चौथा इसमें पांचवा कर्ता कहाँ है, कर्ता कहाँ है, कर्ता कहाँ है। दीप सिंह is on the roof, on the roof, Deep Singh is on the roof।
The cat is under the table. Under the table. Cat is under the table. In the garden. In the garden. तो अब देखिए यहां हमने चौथा यह है कर्ता कहाँ है याद करने के लिए भी बी का प्रयोग होता है। बी का मतलब इजारम का प्रयोग होता है। दीप सिंह इज ऑन द रूफ कहाँ है, रूफ छत पर है, कहाँ है, छत पर है। कैट कहाँ है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। चिल्ड्रेन कहाँ है, इन द ग्राउंड, मैदान में है, बगीचे में है। तो अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, जहां कहा का वर्ण प्रयोग हुआ है, कर्ता कहाँ है, तो इसके अंदर क्या है, प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखना है। कहाँ है, ऑन द रूफ, इसमें ऑन प्रीपोजिशन, इसमें अंडर प्रीपोजिशन और इसमें इन प्रीपोजिशन। ये ध्यान हमें रखना है। तो इस प्रकार से हमारी बी फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके अलावा भी बी का प्रयोग कहाँ है कि हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बताने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। शारीरिक और मानसिक स्थिति बताने के लिए कैसे, जैसे ही इज मैड, ये मानसिक स्थिति है, मैड। शी इज अनवेल, शी इज अनवेल, ये मानसिक स्थिति, ये शारीरिक स्थिति बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए उम्र बताने के लिए, आयु बताने के लिए, आई एम 67 ईयर्स ओल्ड, आई एम 67 ईयर्स ओल्ड। जैसे आई एम 67 years old, 7 years old, I am 67 years old। तो ये इसके अंदर क्या है, यहाँ आयु बताने के लिए, आकार बताने के लिए यू आर, आकार बताने के लिए यू आर 5 feet tall, 5 feet, यू आर 5 feet tall। तो ये इसमें क्या है, लंबाई बताने में, आकार बताने में। दिस रोड इज 60 kilometers far from here। जयपुर इज, सीकर इज 20 kilometers from लक्ष्मणगढ़, किलोमीटर्स फ्रॉम लक्ष्मणगढ़। तो इस प्रकार से अपने ये वर्ब्स हैं, अपनी बी वर्ब्स है जिसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मौसम के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज, मौसम के लिए इट का प्रयोग करेंगे। इट इज कोल्ड टुडे या हॉट टुडे। इट विल बी फाइन टुमारो। फाइन टुमारो, इट विल बी फाइन टुमारो। तो इस प्रकार इट का प्रयोग भी इसके साथ करते हैं। इट का प्रयोग, इट इज कोल्ड टुडे, इट विल बी फाइन टुमारो। और ये तिथि, समय और तिथि के लिए भी, जैसे इट वाज 4 o'clock, इट वाज 4 o'clock yesterday, इट वाज 4 o'clock yesterday। या इट इज 26 फरवरी 2022,
23। तो इस प्रकार से हम इट का प्रयोग करते हैं और इसके अंदर बी का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, ये विस्तृत रूप से हमने चर्चा की क्रिया के बारे में। अब आपके दिमाग में बिल्कुल बात साफ होनी चाहिए, ये क्योंकि ये चार जो शब्द हैं अपने बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है और एडजेक्टिव है और आपका वर्ब है। तो ये चारों चीज़ें अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये चारों चीज़ें यदि आपके समझ में आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ समझ आने के बाद के अंदर हम कह सकते हैं कि ये भाषा हमको आसानी से सीख जाएंगे, हम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही मेन चीज़ यही है। ये इन वाक्यों के अंदर हमने देखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये अपने नियम के तहत इनका प्रयोग इस प्रकार से होगा। तो ये एक सारणी के रूप में हमने चीज़ों को पढ़ा, देखा। तो अपना यहाँ बी जो फॉर्म है वर्ब है, ये वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे थे कि क्रिया क्या चीज़ है, क्रिया कितने तरह की हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, कौन सी वर्ब का प्रयोग किसके साथ में होगा। तो इनकी चर्चा विस्तृत रूप से हमने यहाँ की। अब हम अगले अपने बिंदु के लिए अगला अपना बिंदु आएगा वर्ब्स, अन्य जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट फॉर्म यानी वर्ब की डिफरेंट फॉर्म हैं। जैसे ये डिफरेंट फॉर्म का मतलब ये है, यहाँ हम वर्ब को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये आएंगे आगे, हम पढ़ेंगे मेन वर्ब। यहाँ थोड़ा सा हम आपकी चर्चा कर लेता हूँ, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब मुख्यतः किसी भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया तो एक होती है, मेन वर्ब तो एक होती है, और उसकी सहायता करने के लिए दूसरी जो वर्ब का प्रयोग हम करते हैं तो वो किस रूप में उस वर्ब को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, सहायक वर्ब कहेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स। तो अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स कितने वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब दे आर कॉल्ड 24 फ्रेंड्स, 24 सहायक क्रियाएँ हैं। भाषा के अंदर 24 सहायक क्रिया हैं, अंग्रेजी भाषा में 24। इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड 24 फ्रेंड्स, 24 मित्र कहलाते हैं। मैं जल्दी से आपको ध्यान से गिनता हूँ। देखिए डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, नॉट, डेयर, यूज टू। इस प्रकार 24 ये हेल्पिंग और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और इसके बाद में जो दूसरी जो मुख्य क्रिया है उसके 3 फॉर्म्स हैं। तो हम अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि वर्ब्स की जो 3 फॉर्म्स है वो किस प्रकार से कौन कौन सा शब्द जुड़ करके बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम अगले कक्षा के अंदर वर्ब्स की अन्य फॉर्म से पढ़ेंगे।